देखो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल ये सारी एग्जाम बेसिकली एक ही एग्जाम है। अगर कोई बंदा एक एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो आराम से वो तीनों एग्जाम क्रैक कर सकता है। अब अगर टीसीएस के आने के बाद 2018 के बाद जितने भी क्वेश्चन हुए ना, अगर हम उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 200 में से 180-90 नंबर भी लाए जा सकते हैं। काफी एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि ये जर्नी आसान होती है, या मान लो कि सिलेक्शन के बाद ये बोलना काफी आसान होता है कि भाई मेरा तो ऐसे ही निकल गया। मैं एकदम सीरियस हो गया था कि अब मुझे सीजीएल 20 वाला आराम से निकल जाएगा, तो निकालना ही है मुझे वो। सीपीओ का मेरे मन में कभी फोकस नहीं था। सीपीओ की तो एक्चुअल में मुझे जॉब प्रोफाइल के बारे में भी नहीं पता था कि दिल्ली एसआई की जॉब क्या होती है। शुरुआत में तो यूट्यूब चैनल से ही देख देख के अलग अलग टीचर्स हैं, जैसे गगन प्रताप सर है, अभिनय सर है, राकेश यादव सर है, गोपाल वर्मा, जितने भी सर यहाँ पढ़ाते हैं उनके वीडियोस देख देख के तो 2020 का जो सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, तीनों एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। तो इन जनरल अगर एक साल का टाइम पीरियड दिया जाए ना तो एसएससी काफी अच्छी रैंक के साथ क्रैक हो सकती है। जैसे अब कई लोग हैं क्वांटम कैट की बुक लगाते हैं, एसएससी में कोई काम नहीं आती वो। एसएससी में मेन रोल स्पीड का होता है। मेरा सवाल दूसरा रहेगा कि इनकी किताबें कौन सी आपने यूज करी, इसको आप सेपरेट और एक अच्छी तरीके से बता दो ताकि बच्चे जो देख रहे हैं वो नोट कर पाए कि ये किताबों से हो जाएगा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं विकास सैनी भाई। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने एसएससी सीजीएल 2020 भी क्रैक किया है और एसएससी सीपीओ भी क्रैक किया है और अभी इनकी दिल्ली एसआई में ट्रेनिंग चल रही है। एसएससी सीपीओ में इनकी 56 रैंक आई हुई है, जो कि बहुत अच्छी रैंक मानी क्या जाती है। आप सभी लोग भी समझ सकते हो कि टू डिजिट में रैंक है इनकी, बहुत शानदार रैंक है। तो आज इस वीडियो में इनकी जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके की इनकी तैयारी रही और कैसे इन्होंने ये सारी चीजें 2 एग्जाम एक साथ कैसे क्रैक किए, वो भी हम बात करेंगे। और अभी इनकी दिल्ली एसआई की ट्रेनिंग चल रही है, उसका वो कैसा एक्सपीरियंस है और दिल्ली एसआई में क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी इनका एक्सरसाइज भी हो रखा है सीजीएल से, उस पर क्यों नहीं जा रहे, ये तमाम बातें भी हम इनसे जानेंगे। और आपके लिए स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या स्ट्रेटजी इनकी रही और 2023 वालों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या किताबें इन्होंने पढ़ी, आप लोगों को क्या किताबें पढ़नी है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, तमाम जो भी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है, आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और हमारे वीडियो के लिए जो भी आपके फीडबैक होते हैं कि हम किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या हम और ऐड कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो तमाम चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हो। आप सभी लोग तहे दिल से आमंत्रित हो। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड जैसा कि आप जानते हो इंडिया के सबसे बड़े जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी के लिए आपको मिलेंगे 600 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जीके टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट एंड अदर प्रिपरेशन मटेरियल। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है, जिसके थ्रू आपको मिलेंगी ऑल इंडिया रैंकिंग, अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस और मॉक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो विकास भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी ट्रेनिंग से समय निकालकर हमें अपना कीमती समय दे रहे हो। तो कैसे हो आप और ऑडियंस के लिए अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दें। सबसे पहले तो अंकित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ अपने चैनल पर आमंत्रित किया। और ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम विकास है और मेरा सिलेक्शन सीजीएल 20 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर और सीपीओ 2020 के थ्रू दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो चुका है। और अभी मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और एक्साइज में मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है ये भी अभी चल रहा है करंटली। तो अभी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि मुझे कौन सी जॉब में जाना है, क्योंकि दोनों ही जॉब जो है वो काफ़ी अच्छी जॉब है। तो अभी देखते हैं क्या करना है। बाकी अभी तो अंकित भाई से टाइम मिला है अभी। ओके, थैंक यू। और विकास भाई मैं जानना चाहूँगा कि आप बिलोंग कहाँ से करते हो और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई क्या हुई और कैसी रही शुरुआती दिनों की पढ़ाई लिखाई, और आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है। मैं जो हूँ बेसिकली राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ। सीकर जिले में फतेहपुर तहसील आती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो पूरी स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हुई है। जैसे मैंने जो अपनी स्कूलिंग है 12th तक वो हिंदी मीडियम स्कूल से की है और पीसीएम मेरा सब्जेक्ट रहा है। और कॉलेज में मैंने बीएससी की है, पास कोर्स जो है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, और ये भी हिंदी मीडियम से की है। तो काफ़ी एस्पिरेंट को हिंदी मीडियम का डर रहता है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम आपके सक्सेस में कोई भी जो है रुकावट नहीं बन सकती है अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो। ओके, 2 एग्जाम का तो आपने बता दिया कि सीपीओ आपने क्रैक किया है और सीजीएल 2020। इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम दिए, या फिर और जैसे होता है ना कि पहले जीडी का भी कोई देता है और छोटे एग्जाम भी देते हैं और कहीं कहीं सफलता भी नहीं मिलती, तो आपके साथ क्या सीन रहा है? ये 2 एग्जाम ही दिए, दोनों में सफल आप रहे या फिर और भी आपका पीछे का एग्जाम दे रखे हैं आपने? नहीं, बेसिकली ऐसा है कि मेरी जो ग्रेजुएशन 2019 में हुई थी और उसके बाद मैं यही एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है। तो फिर इधर उधर से एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला। मतलब मेरा जो मेन इंक्लाइनेशन था वो सीजीएल की तरफ ही था। तो मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट की। तो ऐसे तो सीजीएल 19 का अटेम्प्ट मैंने दिया है, लेकिन वो तैयारी के साथ नहीं दिया था, वो बस एक एग्जाम को जानने के लिए, और तैयारी का सिलेबस वगैरह भी पूरा नहीं हुआ था।
लेकिन जो ढंग से मैंने अटेम्प्ट दिए वो सीजीएल जो 2020 है उसके लिए ढंग से तैयारी की थी। तो 2020 का जो सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, तीनों एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। CHSL, CPO और CGL और सीजीएल 21 में भी मेरे काफी अच्छे नंबर है, 576 नंबर अब तक बन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताओ, और कितने दिन हो गए, अभी कितने दिन और चलेगी? और फिर एक क्वेश्चन ये भी कि आपने भी बोला था कि कंफ्यूजन है अभी, तो क्या अभी कंफ्यूजन हटा मन से कि एक्सरसाइज लेने वाले हो कि इसको ही कंटिन्यू करोगे? सबसे पहले तो ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। मतलब फिजिकली थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, आपको एक बार शुरुआत में टायरिंग महसूस होता है, लेकिन आपका जो स्टेमिना है वो सब चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती है। और आपको लॉ वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है कि सब इंस्पेक्टर को क्या क्या फंक्शंस करने होते हैं थाने में, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। बाकी अभी मुझे 3 ही महीने हुए हैं, मतलब 15 नवंबर को मैंने अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। और अभी एक्साइज का तो ये चल रहा है कि क्योंकि ये दिल्ली पुलिस जो है ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है, प्रेस्टीजियस जॉब है, और जो एक्साइज है वो भी काफ़ी अच्छी जॉब है। अब मेनली इसमें ये चल रहा है कि मेरा जो प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ है, ये थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है, इसमें आगे प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। और मेरा भी मन थोड़ा सा प्रिपेयर करने का हो रहा था, जैसे यूपीएससी है या स्टेट का पीसीएस एग्जाम है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो आपने तैयारी कैसे शुरू करी? अगर तैयारी की बात करें, कोचिंग आपने कहाँ से लिया, ऑनलाइन पढ़ाई करी? तो तैयारी के फेज के जो शुरुआती दिन होते हैं ना, कि पहले तो डिसाइड ही करना होता है कि सीजीएल करना है, सीपीओ करना है, क्या करना है, और भी जो एग्जाम दिमाग में आते हैं, स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का, अब आपके दिमाग में आ रहा है, पहले आया कि नहीं आया, और कैसे ये डिसाइड हुआ? और शुरुआती दिनों के बारे में कोचिंग वगैरह का कैसा रहा? शुरुआत में तो ऐसे ही ग्रेजुएशन करने के बाद 2-3 महीने तो इसी चीज़ में निकल गए कि भाई अब क्या करना है। जैसे हमारी तरफ मेजोरिटी ये है कि भाई बीएससी कर लिया तो या तो एमएससी कर लेते हैं। तो मेरा भी पहले यही मन था, लेकिन बाद में सीजीएल के बारे में मेनली मुझे पता चला, क्योंकि 1-2 लोग सेलेक्ट हुए थे आसपास के, तो उनके बारे में जानकारी लेके। और फिर यूपीएससी वगैरह का तो पहले मुझे नहीं सोचा, क्योंकि मेन जो मेरी कमांड थी ना वो मैथ्स और इंग्लिश है, एप्टीट्यूड वाले जो भी सब्जेक्ट्स है उन पे ठीक ठाक थी। तो सीजीएल मुझे काफ़ी पसंद आया कि यार ये एग्जाम में कर लूंगा क्रैक। तो फिर इसी की तैयारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी। शुरुआत में तो यूट्यूब चैनल से ही देख देख के, अलग अलग टीचर्स हैं जैसे गगन प्रताप सर है, अभिनय सर है, राकेश यादव सर है, गोपाल वर्मा, जितने भी सर यहाँ पढ़ाते हैं उनके वीडियोस देख देख के थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद में थोड़ा टाइम जैसे निकला तो फिर मैंने प्रॉपरली, मतलब जैसे अलग अलग टीचर से पढ़ के पूरी इंक्लाइंड हो गया। जैसे आभास सैनी सर भी पढ़ाते हैं, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टीचर नहीं, सारे टीचर्स ले लो आपकी, कुछ ना कुछ किसी टीचर से मिला है। जैसे मदर्स एजुकेशन हब है जयपुर में, पवन राव सर का, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। थोड़ा ज्ञान, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उनके जो कुछ वीडियो यूट्यूब पे पढ़े हैं वो इतने सफिशिएंट है कि आप पेड क्लासेस में भी किसी के नहीं देख पाओगे। और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो पर्टिकुलर मतलब कोर्स चलने लगे हैं। उस टाइम तो क्या शुरुआत ही हुई थी, जैसे करियर लैब भी चला था। अब तो हर टीचर का आपको कोर्स मिलता है, तो अगर आप शुरुआत से करना चाहते हो तो काफी आसानी से कोई भी बंदा 6 महीने में मैथ इंग्लिश सारी चीजें प्रिपेयर कर सकता है। ओके, तो फिर कैसे, फिर आप कब बैठे कि जैसे होता है ना कि टेबल सजा ली और किताबों का अपने पूरा इकट्ठा कर लिया, मैप लगा लेते हैं और मोटिवेशन चार्ट्स, वो कब आपका हुआ? सीरियस कब बैठे आप? 19 का एग्जाम, 19 का मेंस देने के बाद ना मैं एकदम सीरियस हो गया था कि अब मुझे सीजीएल 20 वाला आराम से निकल जाएगा, तो निकालना ही है मुझे वो। सीपीओ का मेरे मन में कभी फोकस नहीं था। सीपीओ की तो एक्चुअल में मुझे जॉब प्रोफाइल के बारे में भी नहीं पता था कि दिल्ली एसआई की जॉब क्या होती है। वो तो ये होता ना कि भाई सीजीएल से रिलेटेड एग्जाम है तो दे दो, क्योंकि अपनी सीजीएल के लिए अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस मॉक जैसा लग जाएगा कुछ। बाकी मेरा मेन इंक्लाइनेशन सीजीएल की हो रही था। तो घर पे ही बैठ के, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, ऑफलाइन का तो स्कोप भी नहीं था और मुझे करनी भी नहीं थी, तो ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से ही फिर मतलब ये लगा लो सीजीएल 19 का मेंस कब हुआ था, शायद ये नवंबर 2020 में हुआ था। तो 2021 मेरा प्रिपरेशन में निकला, उस बीच ये फिर सारे एग्जाम निकल गए। फिर जैसे ही सीपीओ का टियर 1 एग्जाम होता है वो मेरा अच्छा चला गया था, तब तक मुझे कुछ लेना देना नहीं था। तो वो एग्जाम निकलने के बाद एक होता है ना कि हम जॉब के बारे में रिसर्च करते हैं कैसी जॉब है। तो इसमें जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब थी वो मुझे पसंद आई, मतलब उसका जॉब प्रोफाइल देखा तो काफी अच्छा लगा, तो फिर मैंने फिजिकल की तैयारी की। अब इसमें मेरा मेन मतलब प्रॉब्लम भी इसी में ज्यादा आई, क्योंकि जब मेरा फिजिकल एग्जाम था उस टाइम पे, जब फिजिकल होने वाला था उससे 5-7 दिन पहले मेरे एक पैर में चोट लग गई। अच्छा। क्योंकि मैं कुछ हाई जंप वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा था, तो कोई नस वस पे कुछ ऐसा हो गया कि भागने दौड़ने में काफी, मतलब चलने में भी दिक्कत आ रही थी, तो भागना तो काफी मुश्किल हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया, तो एक बार तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि भाई आपको हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन मैंने सोचा इतने दिन मेहनत की है तो जाऊंगा मैं। तो फिर कुछ नॉर्मल चीजें, मतलब जैसे दवाई ली, कोई इंजेक्शन लिया, 5-7 दौड़ वगैरह सब बंद कर दी, सोचा डायरेक्ट दौड़ेंगे उसी दिन, जो होगा देखा जाएगा। तो थोड़ी राहत मिली और भगवान की दया से उस दिन कुछ नहीं हुआ, सारी चीजें फर्स्ट राउंड में निकल गई। दौड़ भी मैंने पास कर ली थी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारे इवेंट जो क्लियर पास हो गए, इसीलिए मैं आज ये बन पाया। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन बताया कि आपको भी कंफ्यूजन था सीजीएल और सीपीओ का। सीपीओ का आपने पहले मन नहीं बनाया, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स नए जो देख रहे हैं
तो उनको भी होगा कि सीजीएल के साथ सीपीओ की तैयारी हो सकती है, सिलेबस इसका डिफरेंट है क्या सेम ही है, मतलब कैसे आपका मतलब साथ में चल सकता है? देखो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल ये सारी एग्जाम बेसिकली एक ही एग्जाम है। अगर कोई बंदा एक एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो आराम से वो तीनों एग्जाम क्रैक कर सकता है। अब सीपीओ में एक फैक्टर ये आ जाता है कि किसी की मेडिकल जो कंडीशंस होती है, जैसे मान लो किसी के गोगल्स लगे हुए हैं, चश्मा है, तो वो तो आदमी एलिजिबल ही नहीं है। और किसी को, ज्यादातर लोग फिजिकली वीक होते हैं तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो सीपीओ आसान है सीजीएल से, बट मुश्किल भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो फिजिकली थोड़े से कमजोर है, या फिर किसी को कोई मेडिकल, जैसे मान लो कि कलर ब्लाइंड है कोई बंदा, तो वो तो कर ही नहीं सकता चाहे वो पढ़ाई में कितना भी इंटेलिजेंट हो। और एक जॉब प्रोफाइल भी थोड़ी सी ऐसी है, जैसे सीपीओ में अगर आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ना मिले तो बाकी जो फोर्सेज हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे जाके रहना है, कोई बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में, तो उनका जो नेचर ऑफ जॉब है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो फोर्स वाली जॉब है। तो इन जनरल या तो फिर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो कि मुझे फोर्स में जाना है, बाकी एज ए जॉब आप नहीं कर पाओगे वो जॉब कि यार सिर्फ मुझे एक जॉब मिल जाए मैं कर लूंगा। अच्छा, जैसे आपने घर पे रह के सारी तैयारी करी, और जैसे लाइब्रेरी का भी कोई उस टाइम इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, और लाइब्रेरी आपने ज्वाइन भी नहीं करी शायद, राइट? लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि मतलब एक तो जो मेरा शहर है वो तहसील लेवल पे ही है, तो वहाँ इतना ज्यादा क्रेज भी नहीं था, और मेरे घर पे मतलब माहौल था पढ़ाई का, मैं अपने कमरे में आराम से बैठ के पढ़ता था, डिस्टरबेंस का कोई सीन है नहीं, मेरे परिवार में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आराम से पढ़ाई तो हो गई थी सर। तो कैसा रूटीन कैसा रहता था, कितने घंटे आप पढ़ते थे? और एक वो होता है ना कि डिस्टरबेंस बाहर से नहीं हो रहा, लेकिन अंदर का एक डिस्टरबेंस होता है ना कि फोन चला लेते हैं, कुछ खुद ही खेलने निकल जाते हैं, घूम लेते हैं, ये सारी चीजें तो है ना, वो कैसे आपने करी, वो क्या रूटीन क्या रहता था? मतलब ऑन एन एवरेज में 7-8 घंटे की पढ़ाई कर लेता था एक दिन में, 8 घंटे तो आराम से निकाल ही लेता था। एग्जाम टाइम में ये टाइम 10-12 घंटे भी चला जाता था जब 15-20 दिन एग्जाम के बच्चे हैं। बट बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्टर्बेंस तो बहुत आते हैं। कभी हम सोच रहे हैं कि अब जैसे 2 घंटे पढ़ाई करके फोन चलाने लग गए और फोन में 3-4 घंटे निकाल दिए कभी, लेकिन इन जनरल फिर मतलब कंट्रोल कर लेता मैं उस चीज को, जैसे कि कभी कभार हो गया तो ठीक है, बट ज्यादा टाइम पढ़ाई पे दिया था। बाकी रूटीन ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मैंने टाइम बाउंड पढ़ाई की है कि भाई मैं 8 से 11 तक ये कर पाऊंगा। मैं ये मानता हूँ ऐसे कोई बहुत कम लोग कर पाते होंगे। बस ये है कि अपने को इतना कवर करना है, जैसे आज अपन को ये चैप्टर खत्म करना है, कल अपन को इतने ईडियम्स याद करने हैं, ये सारी चीजें करके मैंने अपना काम जमाया। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक फिक्स रूटीन बना लिया कि 8 से 11 ये पढ़ना है, अपने हिसाब से जैसा भी मतलब ऑन एन एवरेज 8-10 घंटा मुझे दिन में निकालना बस। तो फिर आपने ये सब्जेक्ट वाइज की अगर बात करी जाए, जैसे आप इंग्लिश का आप बोल रहे हो, हिंदी मीडियम से आपकी सारी पढ़ाई लिखाई हुई, तो इंग्लिश को आपने कैसे तैयार किया? मैथ, रीजनिंग पे अगर आप सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे आप बताओ अपनी स्ट्रेटजी कि मैथ को कैसे पढ़ते थे। फिर इसके बाद मेरा सवाल दूसरा रहेगा कि इनकी किताबें कौन सी आपने यूज करी, इसको आप सेपरेट और एक अच्छी तरीके से बता दो ताकि बच्चे जो देख रहे हैं वो नोट कर पाए कि ये किताबों से हो जाएगा। और अभी तो सिलेबस भी चेंज हो गया है, हाँ, तो उस पर भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप ये सारी चीज बता दो। तो सबसे पहले तो देखो इंग्लिश है, हिंदी मीडियम एस्पिरेंट जितने भी होते हैं, मतलब गांव के जितने भी एस्पिरेंट होते हैं ना, उनका मेन कंसर्न इंग्लिश ही होता है। मैथ में इतनी अच्छी कमांड कर लेते हैं वो कि 200 में से 190-180 नंबर लेके आ रहे हैं। मेरे साथ के कुछ दोस्त ही हैं जिनका सिलेक्शन या तो नहीं हो रहा है या फिर वो लोअर ग्रेड पे भी सिलेक्ट ले रहे हैं, तो उसका रीजन है इंग्लिश, क्योंकि उनके नंबर आ जाते हैं 130-140। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो तो वही स्टैंडर्ड बुक, जैसे नीतू मैम की बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, और एक एसपी बख्शी की बुक आती है, 2 बुक तो वो करी, और एक ये जो उनकी किताब है एमबी पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर के सेट्स आते हैं। एसएससी के अगर आपको करना है तो प्रीवियस ईयर तो करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। तो ये 3 बुक मैंने करी थी, और ये भी 3 पहले मैंने वो प्लिंथ टू पैरामाउंट और ये जो एमबी पब्लिकेशन वाले ये किए। फिर वो कोविड के टाइम डिले होता जा रहा था, एग्जाम डिले होता जा रहा था, तो मैंने एसपी बख्शी की जो वोकेबलरी है वो भी कर ली थी। ये बुक सफिशिएंट है, मतलब इतनी सफिशिएंट है कि आराम से जो ग्रामर वाला पोर्शन है, वोकेबलरी वाला पोर्शन है, वो कवर हो जाएगा। अब साथ में इंग्लिश के लिए बात आएगी कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ दिक्कत होती है, तो ये वो बुक से नहीं होगा, इसके लिए तो अपन को कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत में 1-2 महीने मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट किया था, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में मंगाया करता था। हमारी तरफ द हिंदू तो आता नहीं है, और मोबाइल से पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं था, तो इसलिए फिर हिंदुस्तान टाइम्स 2-3 महीने मंगाया। ठीक ठाक हो गई मेरी रीडिंग, मतलब कुछ भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है या कुछ भी जो हमें समझ में आता है ना पहले से ही, वो चीज़ पढ़ना स्टार्ट किया, और बाकी इंग्लिश ठीक ठाक हो गई थी उससे। अच्छा, आप जैसे मैथ और इसका जीके जीएस कैसे कवर किया आपने? मैथ का तो यही है, देखो ऑनलाइन तो आप अगर आप एकदम बेसिक से हो तो किसी टीचर से पढ़ लो, या तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो बढ़िया है, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो आप सभी टीचर हैं। अब आप यूट्यूब पे किसी की वीडियोस देख लो, तो गगन प्रताप सर हो सकते हैं, कोई भी राकेश यादव सर हो सकते हैं, तो 2-4 वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा इस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, तो उनसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद वही टीसीएस के आने के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेट लगाने हैं। जैसे मैं बात करूँ तो शुरुआत में मैंने तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा था, तो पहले जैसे वो पवन राव सर है, एडवांस मैथ पूरी कवर करा रखी थी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा गगन प्रताप सर ने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर डाल दिया, राकेश यादव सर ने परसेंटेज का एक चैप्टर डाल रखा है, सीआई का एक चैप्टर डाल रखा है, तो वहां से देखा। फिर आवाज सेनी सर है, वो उन्होंने शॉर्ट कंसेप्ट डाल रखे थे,
छोटे छोटे जो 5-5 मिनट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और एसएससी वापस उन्हीं को रिपीट कर रही थी, तो उस हिसाब से तैयारी किया। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने थोड़ा थोड़ा सब टीचरों से पढ़ लिया है। हाँ हाँ। तो जैसा कि बहुत सारे टॉपर्स ऐसा बोले कि अगर पढ़ाई करना तो एक पे किसी नहीं, पे वो तो मैं विश्वास भी करो। अब यही राय दूंगा। अब इतना ज्यादा मटेरियल हो चुका है कि उससे क्या होता है ना फिर कि एक तो जैसे मान लो एक टीचर से अपन एक चैप्टर पढ़ लिया, भरोसा नहीं होता अपन को पूरा कि कहीं और से कुछ मिला तो हम उसमें लग गए। तो एक टीचर से एक बार हम उसका पेड कोर्स भी कितने का 1000, 1500, 2000 रुपए का आता है, तो वो ले लेते हैं। एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार इसने एक बार पढ़ा दिया तो मैं सारी चीजें कर लूंगा, तो उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो आप 5-6 महीने में अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर पाते हैं, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अब कई लोग हैं क्वांटम कैट की बुक लगाते हैं, एसएससी में कोई काम नहीं आती वो। एसएससी में मेन रोल स्पीड का होता है, बाकी क्वेश्चन वही आने हैं। जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, तो 100 में से ये मान के चलो 90 क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाएंगे, डाटा चेंज करेंगे, हल्के फुल्के कुछ घुमाएंगे उसी को, और वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। टीसीएस के आने के बाद 2018 के बाद जितने भी क्वेश्चन हुए ना, अगर हम उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 200 में से 180-90 नंबर भी लाए जा सकते हैं। अच्छा। अब जैसे स्पीड का आपने भी एक पॉइंट किया, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, जब शुरुआत में मैंने भी तैयारी करी थी तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अपन को सारा पता है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन कर ले रहे हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वही कैलकुलेशन वाली चीज, उसको कैसे आपने मतलब एक तो ये है कि हम बार बार करते हैं ना क्वेश्चन को, तो अपन को जैसे कुछ स्टेप्स जो है वो दिमाग में होने लग जाते हैं, और एक कैलकुलेशन के लिए 10-12 मिनट दिन के हम निकाल सकते हैं। 15-20 मिनट अगर हम करें ना, जैसे कुछ एडिशन कर लिया, कुछ सब्सट्रैक्शन कर लिया, और कुछ स्क्वायर क्यूब जो है वो जनरली अगर हम याद कर लेते हैं, इससे अपनी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाती है। और फिर एक कॉमन पैटर्न होता है, जैसे मान लो एसएससी आजकल क्वेश्चन पूछती है कि 2 डेसिमल तक बताओ, 3 डेसिमल तक बताओ, तो हम अगर उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग करते क्या है ना, जब भी तैयारी करते हैं तो मैथ का क्वेश्चन देखा, कंसेप्ट देखा, और बाद में छोड़ देते हैं कि हाँ चलो आंसर तो निकाल ही लेंगे। बाकी हमको घर पे भी आंसर पूरा निकालना है लास्ट तक, तो हमारी जो स्पीड है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वो ट्रिक बताते हैं, तो वो देख के काफी मतलब अच्छा लगता है अंदर से कि यार इसने 2 सेकंड में कर दिया। वो ट्रिक वाला क्या सीन होता है? ट्रिक का ये है ना कि कुछ क्वेश्चंस में लग जाएगी, लेकिन एग्जाम में प्रेशर होता है, तो एग्जाम में हम वही चीज कर पाएंगे जिसकी हमने काफी प्रैक्टिस करी है। तो अगर आप ट्रिक से कर रहे हो तो उसकी भी काफी अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ, बाकी सारे क्वेश्चन ट्रिक से होंगे नहीं। मतलब मैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी आई है कई बार कि 15 गुणा 18 आ रहा है, और उसको भी फिर 15 गुणा 18 करके, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिशनल नहीं करते वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ प्रेशर रहता है अपने ऊपर। अपन को लगता है कि फास्ट घर पे कर लेंगे, यहाँ बैठ के कर लेंगे, एग्जाम में नहीं होगा। तो एग्जाम पे कोशिश करो कि नॉर्मल कंसेप्ट्स को छोटा करना सीखो, लेकिन कैलकुलेशन की ट्रेडिशनल अप्रोच रखो, तो भी हो जाएगा। अब जैसे इसका सीजीएल ने 2022 का वो निकाल दिया मेंस का, है ना, रिजल्ट भी आ गया कल, तो अब समय भी थोड़ा कम बचा है। तो लास्ट टाइम पे क्या मतलब आप सलाह देना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए? क्या आपके संदेश, क्या मैसेज होंगे कि सबसे पहले तो देखो आपको मोटिवेटेड रहना है। जितने भी एस्पिरेंट है उनको, अब क्या होता है ना, एग्जाम जैसे ही नजदीक आता है तो काफी एस्पिरेंट छोड़ेंगे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको और 1 साल भी दे दिया जाएगा ना, तो भी एग्जाम से पहले ऐसा ही लगेगा कि यार 2 चैप्टर छूट गए, 3 चैप्टर छूट गए। तो जितना हो गया उसको रिवाइज करना है एक तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना 1-2 साल में एसएससी ने करंटली पेपर कराए हैं वही करना है। बाकी तो देखो पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है कुछ नया कर दे एसएससी, लेकिन फिर वो सबके लिए होगा, और वैकेंसी भी काफी ज्यादा है, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो अभी तो टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे सीजीएल बी, सीक्स, ये क्वेश्चन हुए, इनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो कैब है वो पढ़ सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, ये इन्हीं में से पेपर आना है। अच्छा, और 2023 के जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एसएससी, सीजीएल, सीपीओ जो भी आएंगे आगे, उनके एग्जाम देंगे, नए हैं वो अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया, उनके लिए क्या सलाह है? तो फ्रेशर्स को तो यही है कि उनको सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। जैसे कि पहले तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सबको। मतलब ऐसा मत करो, कभी काफी टॉपर्स आपको क्या बोलेंगे कि खुद का सिलेक्शन होने के बाद कि आप सेल्फ स्टडी करो। बाकी हकीकत ये है कि अगर आपके बेसिक्स कमजोर हैं तो आप किसी टीचर से पढ़ लो, क्योंकि उसने 10 साल मेहनत की है, और आप 1500 रुपए में उसकी 10 साल की मेहनत ले सकते हो। और इतना अगर हम फोन चला रहे हैं तो सबके पास इतने पैसे तो होते ही हैं। तो अगर आपकी ठीक ठाक कंडीशन है तो आपको किसी का कोर्स ले लेना चाहिए, और उसको मतलब पूरा कर लेना चाहिए। उससे जो क्या होता है ना, मतलब काफी टाइम बच जाता है अपना, 5-6 महीने में हम अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा बस। तो आपका ये रिवीजन का कैसे रहा, और नोट्स वगैरह आप कैसे बनाते थे, और मॉक्स आपने कब देना स्टार्ट किए? मॉक्स तो जैसे प्रिपरेशन का एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं हर 2-3 दिन में एक बार मॉक दे लिया करता था। फिर जैसे एग्जाम नजदीक आया तो उससे पहले तो रेगुलरली मॉक, मतलब ऐसा हो जाता है ना, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा पढ़ने का मन नहीं करता फिर, तो उस टाइम बंदा ये सोचता है मॉक ही दे लेते हैं। और प्री से मेंस के बीच में फिर मतलब शुरुआत में तो 2 दिन में एक मॉक, बाकी डेली एक मॉक। अभी मतलब मैथ के ज्यादा देता था, इंग्लिश के तो ये है कि मॉक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें आती है वो बस थोड़े बहुत देख लिए। बाकी मॉक तो रेगुलरली देने चाहिए। एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया ठीक ठाक, तो आपको मॉक देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और उसको प्रॉपर एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा सेक्शन मेरा कमजोर है,
कौन सा सेक्शन में मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सा सेक्शन मेरे स्पीड के कारण रुक रहा है, उससे आपको पता चलेगा। उसके लिए मैंने एक सेपरेट रजिस्टर बना रखा था। जैसे जो क्वेश्चन रेगुलर गलत होते थे ना, वो मैं उसमें लिख लेता था ताकि वो लंबे टाइम तक याद रहे। अच्छा, अब एक सवाल और आ रहा है कमेंट बॉक्स में, मैंने कल ही पढ़ा था वो कि जैसे किसी के पास बहुत कम समय है, जैसे कोई चाहता है मैं 1 साल में निकाल लूँ CGL, कोई कहता है मैं 6 महीने में, तो आपके हिसाब से, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपने तैयारी करी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि इतना समय तो होना ही चाहिए? जैसे 6 महीने में तैयारी हो सकती है या 1 साल में हो सकती है, आपको कितना टाइम लगा था कि उस दिन आपको लगा कि अब अगर कोई एग्जाम होगा तो मैं निकाल लूंगा? देखो, अगर किसी को सही गाइडेंस मिलती है और उसका बेसिक एकदम कमजोर नहीं है तो 6 महीने में तो वो कर सकता है। लेकिन एक बात मान के चलो कि चलो शुरुआत में थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो जाता है, और किसी कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो सकता है, किसी की इंग्लिश कमजोर हो सकती है, तो इन जनरल अगर 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाए ना तो SSC काफी अच्छी रैंक के साथ क्रैक हो सकती है। एक आइडियल टाइम ये मान के चलो कि 1 साल अगर बंदा 7-8 घंटे मेहनत कर रहा है और प्रॉपर अप्रोच फॉलो कर रहा है, जो भी टाइम पढ़ना चाहिए, टीचर्स वगैरह को सही फॉलो कर रहा है, तो वो आसानी से 1 साल में क्लियर कर सकता है। अच्छा अच्छा। अब एक होता है कि जैसे पढ़ाई के दौरान आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम तो ऐसा मतलब सेल्फ डाउट रहता ही है, किसी को नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाला है या फिर उसकी फर्स्ट रैंक आनी है, या फिर सिलेक्शन का भी बहुत कम पता होता है कि होगा भी कि नहीं। तो आप उस टाइम पे आप क्या सोचते थे? जैसे बोलते हैं आस पड़ोस वाले भी बोलते हैं और अपने रिश्तेदार भी बोलते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो प्रेशर होता है वो, तो उसको कैसे आप हैंडल करते थे? आपको आत्मविश्वास था अंदर से कि नहीं मेरा तो 1 साल में हो जाएगा या फिर अगली 2 साल और लगेंगे हो जाएगा, वो मतलब बेसिकली मोटिवेट कैसे रहते थे अपने आप को, कैसे मोटिवेट रखते थे? आस पड़ोस वालों को तो मैंने ज्यादा बता ही नहीं रखा था, मतलब क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और हमारे एरिया में ये है ना कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 2-3 साल तक तो बंदा ये रहता है कि चलो ये, मतलब ज्यादातर तो मेरे मोहल्ले वाले ये सोच रहे होंगे अभी तो कॉलेज कर रहा होगा ये उस हिसाब से ही रहता था। बाकी हाँ, बीच बीच में ऐसा जरूर होता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लो, एग्जाम से पहले डर ये लगता ही है सबको। तो उस टाइम वो 1-2 दिन हो गया, कुछ हो गया, फिर यही सोचते थे कि अपने हाथ में पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर सकते हैं। बाकी पॉजिटिव अप्रोच रखी कि हो जाएगा सिलेक्शन, तो भगवान की दया रही, फिर सारे एग्जाम्स निकलते गए। अच्छा अच्छा। चलो, अब लास्ट में आप जैसे गलतियों के बारे में अगर बात करी जाए कि बहुत सी ऐसी गलतियां होती है ना, बच्चे करते थे, कोई किताब उठा ली दूसरी, उसको आधा किया दूसरी उठा ली, ऐसी कुछ गलतियां हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस जर्नी से इतने एक्सपीरियंस से आप कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप बताना चाहो कि एस्पिरेंट्स को ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है अगर उनको सिलेक्शन लेना है तो? सबसे पहली गलती जो है वो मैंने देखी है, वो एक तो ये कि जो अलग अलग किताबें हैं ना वो अपन को फॉलो नहीं करनी है। जैसे क्या होगा कि अब कोई मेरा वीडियो देख के वो मेरी किताबें पकड़ लेगा, कल आप किसी और का वीडियो बनाओगे आपको उसकी किताबें पकड़ लेगा। तो जो मार्केट में ट्रेडिशनल किताबें चल रही है ना वो करनी है, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। कि आप काफी एस्पिरेंट क्या करेंगे, एक बार किसी किताब को पढ़ लेंगे और फिर दूसरी किताब मार्केट में दूसरी ले आएंगे। अब हर टीचर अपनी अलग किताब निकाल रहा है और करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, तो लेकिन उसको फिर 2 किताबों का बोझ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक ही किताब करनी है जो भी चल रही है मार्केट में, 1-2 जितनी भी, और उनको बार बार 3-4 बार एटलीस्ट कर देना है, ताकि जो आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो सारी चीजें मेंटेन हो। बाकी ले दे के आपको प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड रहना है। कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, बैंकिंग हो, जैसे मैंने SBI क्लर्क का प्री का पेपर दिया था एक बार, अब मेरे को खुद को डाउट था यार ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही दे के आया था मैं, मेरा CGL से लेना देना ना था, फिर भी मेरा जो स्कोर था वो 83 था 100 में से। तो इससे मैंने ये देखा कि यार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना मैक्सिमम वही रिपीट होते हैं। सारा जो कंपटीशन एग्जाम में खेला वो स्पीड का है, और स्पीड अपनी तब बनेगी जब हम वही चीजों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। और दूसरी गलती मैंने महसूस करी कि मॉक टेस्ट नहीं देना। मॉक टेस्ट मस्ट है, मतलब आपकी पढ़ाई 19-20 हो सकती है, चल जाएगा, बट मॉक टेस्ट से क्या होता है ना वो सारी चीजें कवर होती जाती है, क्योंकि ये रेलेवेंट मॉक ही होते हैं ज्यादातर, जैसे टेक्स्ट बुक के मॉक है या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। तो अपनी मॉक के थ्रू भी तैयारी हो जाती है। अब काफी एस्पिरेंट करते हैं कि सिलेबस के बाद मॉक देंगे, सिलेबस कभी खत्म होता नहीं है, वो मॉक देते नहीं है, तो एग्जाम में हम अप्लाई नहीं कर पाते। यही है बस। चलिए, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड में आपको कुछ लगता है जैसे कि आप कुछ इस वीडियो में बताना छूट गया हो, आप अपनी तरफ से कुछ एस्पिरेंट्स को बताना चाह रहे हो, या फिर जनरली मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से या किसी भी पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से कुछ छूट गया हो, जो नए एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको काफी उम्मीद होती है कि टॉपर की अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ तो कुछ ऐसी बात बता देंगे हमारी जर्नी में हेल्प करेगा, या फिर जो इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो ये तमाम सारी बातें मिला के आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? तो सबसे पहले तो यही है कि काफ़ी एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि ये जर्नी आसान होती है, या मान लो कि सिलेक्शन के बाद ये बोलना काफ़ी आसान होता है कि भाई मेरा तो ऐसे ही निकल गया। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि कोई भी टॉपर हो वो उसका भी वही सेम फेज से गुजरा है, वो स्ट्रगल उसके लिए भी हुआ है। मतलब ये हो सकता है किसी की कंडीशन अच्छी हो, किसी की खराब हो, किसी का 1 अटेम्प्ट में निकल गया, किसी का 3 अटेम्प्ट में, लेकिन एग्जाम से पहले वही उतना प्रेशर में होता है कि यार कल क्या होगा। तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा सोचना नहीं है, ये 1-2 दिन होगा, नेचुरल है। इस चीज़ को आप ये समझो कि नेचुरल है, ये भी टाइम के साथ निकल जाएगा, आपको बस अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। और एक ये भी नहीं सोचना है कि
जो टाइम है वो मतलब एक रोबोट की तरह मैं काम कर पाऊंगा। काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं पूरे साल ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग इधर उधर भी जाते हैं, टाइम पास खुद भी हो जाता है, और बीच में ऐसा दिन भी आएगा कभी कि आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपने कुछ भी नहीं किया, तो उससे कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो गया तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, सारी चीजें मैनेज हो जाती है, वो अगले दिन मैनेज हो जाएगी। बाकी ऐसे 100% कोई नहीं दे पाता अपना, अगर हम अपना 50% भी दे देते हैं तो भी अपना सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो अपन को पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, और एक ये मतलब अलग अलग र्यूमर से दूर रखना है। जैसे क्या होता है ना, कुछ भी नया आया, अब पैटर्न चेंज हो गया तो एक हवा बन गया, यार अब तो पुराना सारा पढ़ाया हुआ वेस्ट हो जाएगा, कल कुछ और आ जाएगा, इससे पहले कुछ ये वो 2019 में नॉर्मलाइजेशन वाला हो गया। तो नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, तो बस 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, जितने भी आपको लगाने हैं वो दीजिए। अगर उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप कुछ और सोचिए। बाकी एक लिमिटेड टाइम तो आपको एक फील्ड में देना ही पड़ सकता है। किसी की किस्मत अच्छी हो, जैसे मेरा मान लो जल्दी निकल गया, किसी का लक ऐसा होता है कि मान लो 1-2 नंबर से रह गया, तो आप अगले साल अच्छे से सिलेक्शन ले लोगे। बस आपको डीमोटिवेटेड नहीं रहना है, और एक पॉजिटिव बंदों के संपर्क में रहो, या तो रहो मत किसी के संपर्क में। अगर रहते हो तो पॉजिटिव अप्रोच रखो, सिलेक्शन काफी आसानी से हो जाएगा। बाकी मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, विकास सैनी दिल्ली एसआई के नाम से, तो उस पर भी मैं पहले तो वीडियोस डाल रहा था, अब तो थोड़ी सी वीडियोस कम हुई है, लेकिन आगे मैं उस पर भी वीडियोस डालता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच विकास भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक, आगे फ्यूचर के लिए आप जॉब करो या फिर यूपीएससी की तैयारी करो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी वीडियो देख के काफ़ी मजा आया होगा, और जिस तरीके से विकास भाई ने अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर किया, बहुत सारी मिस्टेक्स बताई, बहुत सारे एडवाइस दिए आपको, मोटिवेशन दिया आपको, बुक लिस्ट बताई। तो जो भी आपको अच्छा लगता है इस वीडियो से ग्रेड करें, जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ दें, क्योंकि हमारा काम तो यही है, लगातार हम टॉपर से मिलते रहते हैं, अलग अलग टॉपर से, डिफरेंट टॉपर्स की जर्नी स्ट्रेटजी लगातार आपके साथ हम शेयर करते हैं। अभी एसएससी सीजीएल का चल रहा है, आगे यूपीएससी टॉपर्स के साथ भी हम वीडियोस बनाएंगे। बहुत दिनों से यूपीएससी की वीडियो नहीं आई, काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर अब सिर्फ एसएससी सीजीएल पर लगे हो। ऐसा नहीं है, अभी यूपीएससी के टॉपर आएंगे तो उनके साथ भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। विकास भाई ने जैसे बताया उनके चैनल को भी आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सब की लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।